हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई शिक्षा बाय ब्रजेश। आज हम एक नए सेगमेंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की। इसके बैकग्राउंड से लेके आफ्टर मैथ तक पूरी तरह डिटेल में, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इवन जो भी एग्जाम जिसमें कि जीएस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए जरूरी है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहला 1942 के पहले की, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी मतलब वर्ल्ड वॉर टू, क्रिप्स मिशन है, फेल्ड हुआ, वर्धा रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। फर्स्ट फेज हम इसको मानेंगे। दूसरा द मूवमेंट इटसेल्फ, जो अगस्त 8 एंड 9 उस समय हुआ। तीसरा उसके रिस्पॉन्सेस की और उसके अराउंड के डिबेट्स की। एंड चौथा, जिसमें एक रैपिड रिकॉल प्रीलिम्स पैनल भी होगा। एक नोटबुक रख लीजिए, क्योंकि हर फैक्ट और एनालिटिकल एंगल मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं। इंडिया वाज ड्रैग्ड इनटू वर्ल्ड वॉर टू। शुरुआत करते हैं 1939 से। वायसरॉय लिनलिथगो ने सितंबर 1939 में बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में शामिल कर दिया। सभी को पता है वर्ल्ड वॉर टू 1939 से स्टार्ट हो गया था। ये क्लासिक प्रीलिम्स फैक्ट है। डेट याद रखिए, 3 सितंबर 1939। इसके प्रोटेस्ट में, ये डेट 3 सितंबर 1939, इसके प्रोटेस्ट में 1937 में बनी कांग्रेस। ठीक है, 1930 से इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया 1939 में। और फिर 1940-41 में गांधी जी ने एक लिमिटेड प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसको हम इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलते हैं, जिसमें कि विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही बने थे। ये एक तरह से 1942 की बिगर मूवमेंट से पहले एक ट्रायल रन था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, क्वेश्चन आया था, जो कि आंसर था विनोबा भावे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्रिप्स मिशन, जो फेल हुआ। ये भी बैकग्राउंड का ही हिस्सा है। तो मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटेन ने दबाव में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, एक ऑफर के साथ। क्या था वो ऑफर? ऑफर था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन सिर्फ वॉर खत्म होने के बाद, आफ्टर द वॉर। और इमीडिएट पावर ट्रांसफर नहीं था उसमें। देयर वाज नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ रियल पावर। कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया और गांधी जी का फेमस कोट जो था, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, मेंस के लिए एक मस्ट रिमेंबर कोट है ये। आंसर राइटिंग के लिए ये फेलियर ही वो ट्रिगर था जिसने कांग्रेस को कन्विंस किया कि अब सिर्फ मास स्ट्रगल से ही काम बनेगा, निगोशिएशन से नहीं। इसमें मैटर क्या था? इट क्यों मैटर करता है? इट्स फेलियर कन्विंस्ड कांग्रेस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग हैड रन इट्स कोर्स। बार्गेनिंग से बातें अब नहीं बनने वाली, एंड दैट ओनली अ मास मूवमेंट कुड फोर्स द ब्रिटिश हैंड बिफोर द वॉर एंडेड। और जो क्रैशिंग बैंक था, वो कैसे पता चल रहा था? कि फॉल था, सिंगापुर ऑलरेडी गिर चुका था, जो कि ब्रिटिश के अंडर था, जापानीज एडवांस हो चुका था बर्मा में। तो ये सारी चीजें करके जो कमेंट था, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक, इस चीज को हम देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम आते हैं 14 जुलाई 1942 में वर्धा रेजोल्यूशन पे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में मिलती है।
ठीक है, डेट भी याद रख लीजिए। और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करती है जो गांधी जी को अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट देता है मास मूवमेंट लीड करने का। प्रीलिम्स के लिए ये डेट केयरफुली नोट कीजिए, वर्धा 14 जुलाई 1942। और याद रखें कि फाइनल रेटिफिकेशन एआईसीसी के बॉम्बे सेशन के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, बॉम्बे ऑन 8 अगस्त 1942। इसमें डिमांड्स क्या थे? इमीडिएट एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल, मास स्ट्रगल ऑन गांधीयन नॉन वायलेंट लाइंस, प्रोविजनल गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रेटिफिकेशन, जो कि 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में जो एआईसीसी का होना था उसमें होना था। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें वही बनता है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पास हुआ था? तो आंसर विल बी वर्धा, फिर एआईसीसी द्वारा बॉम्बे में रेटिफाइड। ठीक है, फिर हम आते हैं डू और डाई, मतलब कि वर्धा हमने देख लिया, मूवमेंट का हिस्सा था। अब पार्ट 2 में हम जा रहे हैं, जो कि पार्ट 2 का ही हिस्सा है, वो है 8 अगस्त 1942 का डू और डाई। 8 अगस्त 1942 गोवलिया टैंक मैदान, जिसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉम्बे में एआईसीसी रेजोल्यूशन को रेटिफाई करती है और गांधी जी अपना आइकनिक डू और डाई स्पीच देते हैं। ये लाइन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पेपर्स में सबसे ज्यादा कोट होने वाली लाइंस में से एक है, इसलिए इसे याद कर लीजिए। ये मैदान आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स क्वेश्चन अब यूपीएससी मेंस में तो नहीं, अदर दूसरे एग्जाम्स में भले पूछा जा सकता है, डू और डाई किसने दिया, कब दिया, उस टाइप से। फिर हम आते हैं ऑपरेशन जीरो आर, 9 अगस्त 1942। जैसे गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया और मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कुछ ही घंटों में 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश ने ऑपरेशन जीरो आवर एग्जीक्यूट किया। पूरी टॉप लीडरशिप को रात के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस, पुणे भेजा गया। कस्तूरबा गांधी डाइज इन कस्टडी देयर ओनली इन 1944। ठीक है, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस भेजा गया। ये भी पूछा जा सकता है किसको कहाँ भेजा गया, तो गांधी जी को आगा खान भेजा गया। और पूरी वर्किंग कमेटी को अहमदनगर फोर्ट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अहमदनगर फोर्ट में भेजा गया, जहां पे ही नेहरू जी ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी एक फिल्म्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा। एक फैक्ट जो एग्जामिनर्स बहुत वही पूछते हैं कि कहाँ लिखा, तो अहमदनगर फोर्ट आपको याद होना चाहिए। लीडर्स के चले जाने के बाद मूवमेंट को कंट्रोल पूरी तरह ग्राउंड पर चला गया था और कांग्रेस इज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल। यहाँ पे स्कीमेटिक मैप दिया हुआ है कि कहाँ पे लोकेशन वाइज चीजें हुई थी। उसके बाद टॉप लीडरशिप तो अब रही नहीं, तो गांधी जी और नेहरू जी के जेल जाने के बाद सेकंड रंग लीडर्स ने मूवमेंट की आग को जिंदा रखा। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागकर आर्म्ड रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। वहीं राम मनोहर लोहिया अंडरग्राउंड ब्रॉडकास्ट चलाते हैं। अरुणा आसफ अली गोलिया टैंक मैदान पर फ्लैग होस्टिंग करती हैं और सालों अंडरग्राउंड रहती हैं। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो बॉम्बे से चलाती हैं। ये नाम प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली हाई यील्ड है। पर्सन टू कंट्रीब्यूशन, मतलब जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बारी पूछा जाता है, या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी आप देखेंगे कि मिलान करने वाला जो होता है, मैच करने नाम और उन्होंने क्या करा, तो पर्सनालिटी क्वेश्चन मैच करने वाला हो सकता है। मेरे हिसाब से तो एक न्यू क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पिक्चर्स के साथ भी दे देना चाहिए। जैसे ये चारों पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, एक साइड पे है और एक साइड पे नेम्स हो, कि आप मैच कीजिए। पढ़ने के तो
आप पढ़ ले रहे हैं, बट वेदर सही में आप पहचान पा रहे हैं या फिर आपने उनको पढ़ा है सही से, तो वो भी एक नया एस्पेक्ट हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकली मूवमेंट सबसे ज्यादा बॉम्बे, बिहार, ईस्टर्न यूपी और बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज था। पटना में पुलिस ने उन स्टूडेंट्स पर गोली चलाई जो सेक्रेटेरिएट पर फ्लैग होस्ट करने जा रहे थे, जिसमें काफी लोग और भी मरे थे। बंगाल का मिदनापुर और महाराष्ट्र का सतारा सस्टेन्ड अंडरग्राउंड रूल के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन गए, जो हमें ले जाता है इस स्टोरी की सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, और वो क्या है? पैरेलल गवर्नमेंट। यहाँ पे फिर से स्कीमेटिक मैथ्स देखिए, कोई भी आप आंसर्स लिख रहे हैं, अगर आप उसमें एक रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं, इट विल enhance योर आंसर और इम्प्रूव इन योर मार्क्स फॉर श्योर। इसमें कोई दो राय नहीं होने वाला। पैरेलल गवर्नमेंट्स, प्रति सरकार। कई जगह इंडियंस ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने गवर्नेंस की। बलिया में चिट्टू पांडे who released prisoners and ran an independent administration briefly called the first free district of India। तो चिट्टू पांडे ने प्रिजनर्स को आजाद किया और इंडिया का पहला फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया। कौन सा बना? बलिया। तामलुक बंगाल में जतिया सरकार ने कोर्ट्स और रिलीफ कैंप्स चलाए करीब 2 साल तक। सतारा में वाईबी चवन, इंपॉर्टेंट नेम है और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी है। तो सतारा में वाईबी चवन और नाना पाटिल के प्रति सरकार ने अपनी कोर्ट्स और पोस्टल सर्विसेज चलाई। मेंस के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि 1942 सिर्फ डिसरप्शन नहीं, बल्कि जेन्युइन सेल्फ रूल की कैपेसिटी दिखाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्थापित समानांतर सरकार, दैट इज पैरेलल गवर्नमेंट, का महत्व बताइए। या फिर हम मीन्स यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि these parallel governments show the movement's capacity for constructive self-rule, not just disruption. Evidence for the argument that 1942 built genuine local political capacity ahead of 1947। So ये फिल्म्स और मीन्स दोनों की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर ब्रिटिश रिस्पॉन्स बहुत ब्रूटल था। 57 आर्मी बटालियंस डिप्लॉय हुए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और कांग्रेस को ही बैन कर दिया गया। रिबेलियन के आरोप में विलेजेस पर कलेक्टिव फाइंस और कई जगह एरियल स्ट्राफिंग भी हुई। ऑफिशियल फिगर्स में 1000 से ज्यादा डेथ्स और 60,000 से ज्यादा अरेस्ट, ये नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो 1000 से ज्यादा डेथ्स और 60,000 से ज्यादा अरेस्ट दर्ज हैं। नेशनलिस्ट एस्टिमेट्स इससे काफी ज्यादा बताते हैं। ये तो रिकॉर्डेड, जो उन लोगों ने रिकॉर्ड करा, ब्रिटिशर्स ने। ये फ्रीडम स्ट्रगल के ह्यूमन कॉस्ट पर एक मेंस आंसर के लिए काफी काम का है। ओके। फिर वुमेन एंड स्टूडेंट्स ऑन द फ्रंट लाइन। वुमेन और स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा प्राइस चुकाया। 73 साल की मतंगनी हाजरा को तामलुक में गोली मार दी गई जब वो नेशनल फ्लैग पकड़े हुई थी। वो गिर गई पर फ्लैग नहीं छोड़ा। स्टूडेंट नेटवर्क ने पूरे देश में टेलीग्राफ वायर्स काटे और ट्रेन डीरेल की। उषा मेहता, जिनको अभी हमने पहले भी देखा, कि अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो को चलाने में ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे।
अगर आपका क्वेश्चन वुमेन या यूथ के रोल पर हो तो ये एक अच्छा एंगल है, ये पूरी तरह से आप यूज कर सकती हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन के लिए हमारे पास आ जाता है मातंगनी हाजरा का संबंध किस आंदोलन से है। तो आप क्लियर कट बोल सकते हैं कि मातंगनी हाजरा का रिलेशन क्विट इंडिया मूवमेंट तामलुक बंगाल से है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती थी, या फिर उनका जो कहाँ पे डेथ हुआ था या गोली लगी थी, या उनका जो मूवमेंट था वो कहाँ सेंटर्ड था, तामलुक बंगाल में। मूविंग ऑन टू हु डिड नॉट ज्वाइन एंड व्हाई इट मैटर्स, मेंस के एंगल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम आ गए पार्ट 3 में, दैट इज रिस्पॉन्स एंड डिबेट में। तो अब एक इंपॉर्टेंट एनालिटिकल एंगल मेंस के लिए है, कौन शामिल नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मॉस्को की पीपल्स वॉर लाइन फॉलो कर रही थी, जर्मनी के यूएसएसआर पर अटैक के बाद उसने एक्चुअली क्विट इंडिया का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इस वैक्यूम का यूज अपना बेस बढ़ाने में किया। प्रिंसली स्टेट्स लार्जली अनडिस्टर्ब्ड रहे, उनको कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ा। अगर आपका क्वेश्चन इवैल्यूएट करने को कहे, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं, तो ये न्यूएंस आपके आंसर को अलग बनाएगा। जैसे क्वेश्चंस मेंस में अगर पूछे जाए क्विट इंडिया मूवमेंट की लिमिटेशंस को आलोचनात्मक या क्रिटिसिज्म के विश्लेषण कीजिए, तो हम इसको बता सकते हैं। मूवमेंट्स लिमिट यूजफुल व्हेन क्वेश्चन इवैल्यूएट एंड जस्ट नॉट नैरेट, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर वॉर टाइम एम्बैरेसमेंट फॉर ब्रिटेन, इंटरनेशनल एंगल भी मत भूलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक अलग डायमेंशन देता है। जैसे जैसे जापान बर्मा से अलग आगे बढ़ा, ब्रिटेन का अपनी ही इंडिया की लीडरशिप पर क्रैकडाउन, जब वॉर खुद फ्रीडम के नाम पर लड़ा जा रहा था, एक सीरियस एम्बैरेसमेंट बन गया। रूजवेल्ट और चियांग काई शेक दोनों ने चर्चिल पर दबाव डाला इंडिया क्वेश्चन रिजॉल्व करने के लिए। चर्चिल पर रूजवेल्ट और चियांग काई शेक दोनों ने कहा कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कीजिए। अगर फ्रीडम स्ट्रगल के इंटरनेशनल डायमेंशन पर क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को जरूर कोट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगापुर 1942 जापानीज एयर रेड्स रीच सिलोन, बर्मा ऑक्यूपाइड, बंगाल famine conditions being, ये स्ट्रैटेजिक बैकड्रॉप है उस समय 1942 के टाइम का, उस चीज जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो चुका था और वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 उस समय अपने पीक पे था। देन 1942 के एंड तक मास फेस शहर दर शहर क्रश कर दिया गया, पर ये गायब नहीं हुआ। अंडरग्राउंड सैबोटेज के रूप में 1943 तक चलता रहा। गांधी जी ने 1943 में डिटेंशन में 21 दिन का फास्ट किया। जब वो डिटेंशन में थे तभी गवर्नमेंट के उस ब्लेम का के खिलाफ जो उन पर वायलेंस के लिए लगा था। और फाइनली ये भी एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। एंड फाइनली मई 1944 में हेल्थ ग्राउंड्स पर रिलीज हो गए। ये सीक्वेंस केयरफुली नोट कीजिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन में ये आता रहता है। क्या क्या चीजें, मास ओपन रिबेलियन, फिर फास्ट एंड ऑल। नाउ आफ्टर मैथ में हम आगे फिर देखेंगे द बैटल पासेस, आईएनए एंड द नेवल म्यूटिनी। क्विट इंडिया के सप्रेशन की इस स्टोरी का एंड नहीं था, इसने सीधा आगे जो हुआ उसमें खाद डाली, मतलब ये एक फर्टाइल लैंड मिला। सुभाष चंद्र बोस की आईएनए, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी,
और 1945 में रेड फोर्ट पर उनके ऑफिसर्स का पब्लिक कोर्ट मार्शल पूरे देश में एक रिलीजियस लाइंस के ऊपर सिंपथी जगा देता है। फिर फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया म्यूटिनी ये सिग्नल देता है कि आर्म्ड फोर्सेस की लॉयलिटी भी अब गारंटीड नहीं है। मेंस के लिए ये कैजुअल चेन क्विट इंडिया, आईएनए, नेवल म्यूटिनी एक्सप्लेन करती है कि ब्रिटेन 1947 की तरफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। मेंस एंगल जो आपको नीचे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर आते हैं फाइनल काउंटडाउन 1946, 1947। अब यहाँ से चीजें तेजी से मूव करती हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन, मार्च 1946, नेहरू के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट, और फाइनली माउंटबेटन प्लान जो ले जाता है इंडिपेंडेंस और पार्टीशन तक 15 अगस्त 1947। इंश्योर कीजिए कि आप क्विट इंडिया को इस टाइमलाइन पर बाकी इन लेटर इवेंट्स के साथ करेक्टली प्लेस कर सकें। मतलब क्रोनोलॉजिकली क्या क्या हुआ, क्रिप्स मिशन मतलब आया, फेल हुआ, उसके बाद फिर 46 में कैबिनेट मिशन आया, सितंबर 1946 में इंट्री गवर्नमेंट बनती है अंडर नेहरू जी के, फिर माउंटबेटन प्लान होता है। क्रोनोलॉजिकली हमें इसको अरेंज करने आना चाहिए। स्पॉन्टेनियस अपसर्ज और प्लान्ड स्ट्रगल, रिस्पॉन्स एंड डिबेट में हम इसको फिर से देख सकते हैं। ये एक मेंस एंगल के लिए है। यहाँ एक जेन्युइन हिस्टोग्राफिकल डिबेट है जिसे आप मेंस आंसर में कोट कर सकते हैं। हिस्टोरियंस जैसे फ्रांसिस हचन्स आर्ग्यू करते हैं कि क्विट इंडिया एक स्पॉन्टेनियस लोकली ड्रिवन अपसर्ज बन गया था लीडरशिप के अरेस्ट होने के बाद। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि गांधी जी के डू और डाई कॉल ने पहले ही एक डेलिबरेट मैंडेट दे दिया था और लोकल कांग्रेस कैडर्स ने ही ज्यादातर अंडरग्राउंड एफर्ट्स ऑर्गेनाइज किया। कंटिन्यूटी व्यू, दिस इज स्पॉन्टेनिटी व्यू। तो ये कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर्स दोनों साइड्स को एक्नॉलेज करते हैं, एक साइड पिक करने के बजाय। ठीक है, देन वी कम टू व्हाई क्विट इंडिया स्टिल मैटर्स। तो क्विट इंडिया आज भी क्यों मैटर करता है? ये फ्रीडम स्ट्रगल का लास्ट मास मूवमेंट था, क्योंकि 1947 इसके बाद तो सारी चीजें चीजें जो थी काफी तेजी से हम लोग 47 की तरफ बढ़ गए थे। अभी जस्ट हमने उसकी क्रोनोलॉजी की बात करी, जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसने प्रूव किया कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस छोटे टाउन्स और विलेजेस तक फैल चुकी थी। आईएनए और नेवल म्यूटिनी के साथ मिलकर इसने ब्रिटिश रूल को अनसस्टेनेबल दिखा दिया, और अपनी पैरेलल गवर्नमेंट्स के थ्रू इसने प्रूव किया कि इंडियंस खुद जस्टिस और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। 1942 पर मींस आंसर के लिए एक रेडीमेड कंक्लूजन आपको यहां से मिलता है। आप इसको किसी भी इस एंगल से डायमेंशन से देंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मेंस आंसर। और फाइनली ये रहा आपका रैपिड रिकॉल पैनल प्रीलिम्स के लिए। ये डेट्स, प्लेसेस, पीपल और टर्म्स लॉक इन कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट से पहले 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें जैसे डेट्स आपको है 14 जुलाई 1942 वर्धा रेजोल्यूशन, 9 अगस्त को मास अरेस्ट, मई 1994 गांधी जी रिलीज,
ये एक साथ भी आ सकता है क्रोनोलॉजी या फिर वर्ड्स में कौन सा किसके बाद हुआ। फिर प्लेसेस गोवालियर टैंक, आगा खां पैलेस क्यों था, बलिया, तामलुक, सतारा, सबसे चीजें जुड़ी हुई। पीपल में जब जाएंगे तो अरुणा, आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, चिट्टू पांडे, राम मनोहर लोहिया, मतांगिनी हाजरा किस रेवोल्यूशन से मतलब उनका नाता रहा है। एंड टर्म्स डू और डाई, प्रति सरकार, कांग्रेस रेडियो, इंडिविजुअल सत्याग्रह, अगस्त क्रांति। तो ये था आज का सेगमेंट। अगर ये हेल्पफुल होगा लगा आपको तो ई शिक्षा ब्रजेश को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और अदर स्टेट पीसीएस प्रिपरेशंस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।